हाय गाइस। मैं मनोज शर्मा। मैं विगत 15 वर्षों से विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आईएएस के बच्चों का मार्गदर्शन करते आ रहा हूँ। आईएएस के साथ साथ मैं विभिन्न पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों का भी मार्गदर्शन करता रहा। मैं पहले अपने कोचिंग संस्थान के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करता रहा था। मेरे कोचिंग का नाम था जो मुखर्जी नगर में स्टेब्लिश था, तक्षशिला आईएएस एकेडमी। लेकिन वर्तमान में मैं आपको चाणक्य आईएएस एकेडमी का फैकल्टी, उसी के माध्यम से मैं बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरी 2 किताब पियर्सन एजुकेशन से है। एक आईएएस के लिए है, प्री मेंस के लिए, और दूसरा यूजीसी नेट के लिए है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह सिविल सेवा के बच्चों का तैयारी इतिहास विषय के लिए करना चाहिए और किस तरह अध्ययन करते हुए वे अपनी सफलता को पा सकते हैं। हाँ, हेलो। मैं ये बता रहा था आप लोग को किस तरह इतिहास विषय से हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और किस तरह हमें अध्ययन करना चाहिए कि करीब 100 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए हम सफलता को पा सकें। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इतिहास को 3 खंडों में, भारतीय इतिहास को, और एक खंड जो होता है वह विश्व इतिहास होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं। विश्व इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास को 3 खंड मैंने बताया था। 3 खंड में प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन हम करते हैं प्री और मेंस के लिए। इसके साथ साथ हम आते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ विश्व इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में। प्राचीन काल की शुरुआत हम पाषाण काल से करते हैं कि किस तरह मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य की अर्थव्यवस्था पाषाण पर निर्मित औजारों के माध्यम से होती थी। विकास हुआ और किस तरह उनका संपोषण इन पाषाण पर आधारित औजारों के माध्यम से होता था। इसके साथ ही हम आते हैं तो आगे की तरफ पढ़ते हैं तो पाषाण में हमें तांबा को मिला करके इंस्ट्रूमेंट बनाना हम शुरू कर दिए, उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसके साथ हम जब आते हैं तो देखते हैं कि हमारा सभ्यता जो यायावरी सभ्यता थी, जो इधर उधर कंदमूल और शिकार पर आधारित सभ्यता थी, उस सभ्यता ने किस तरह एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर में जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो किस तरह उस एग्रीकल्चर के सरप्लस प्रोडक्शन का हम नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए। इसके अलावा छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप हुआ, उनका भी जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो हम किस तरह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कारण कि जब हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो प्रारंभिक जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वह सिंधु और सिंधु नदी के जो सहायक नदी है उसके आसपास ही क्षेत्र मिला है। इसलिए हम इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते हैं। कारण कि इस सभ्यता का प्रारंभिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी इस सभ्यता का संपोषण करती थी, सिंधु नदी संपोषण करती थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन बाद के कालों में जब देखते हैं तो इस सभ्यता का विकास विभिन्न क्षेत्रों में भी हुआ। तो हम इस सभ्यता के पहले स्थल जिसका उत्खनन हुआ था हड़प्पा, हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम। इसके बाद हम जब देखते हैं तो वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल
दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम। पहला वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और दूसरा वैदिक काल हम पढ़ते हैं जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, वह 1000 से 600 बीसी। इसी उत्तर वैदिक काल में 200 वर्ष उपनिषद काल भी होता है। यह आर्यन की संस्कृति थी। ये संस्कृति और पहले से आ रही संस्कृति दोनों मिक्स होकर के एक मिश्रित सभ्यता संस्कृति का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में की। उसके बाद हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म का किस तरह विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के अलावा करीब 62 सेक्ट्स थे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन सबसे ज्यादा विकास बौद्ध और जैन का ही हुआ। इसके बाद हम जब देखते हैं तो महाजनपद का, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों की चर्चा है। इन महाजनपदों में सबसे ज्यादा विकास मगध का ही हुआ, तो मगध का विकास मगध महाजनपद हम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं मगध महाजनपद का विकास हुआ तो किस राजवंशों के अधीन मगध का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद हम देखते हैं तो शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद वर्धन वंश, उसके बाद गुप्त वंश। तो इस ढंग से हम जब देखते हैं तो एक वंश की हिरार्की आती है जिसने मगध में शासन किया और इस मगध का विस्तार आपको अफगानिस्तान और ईरान की सीमा तक पहुंचाया। तो ये पूरा हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम ये आपको बताया कि 100 आवर्स में प्राचीन, मध्य, आधुनिक तथा विश्व इतिहास को किस तरह पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं एक हम टॉपिक उठाते हैं कि हमें क्या इसमें किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अभी मैंने बताया था कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। कारण यह था कि इस समय जो पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उन सभी की जब हम समानता आधुनिक रूप से बैठाते हैं तो यह चीज हमें नगरों में प्राप्त होता है। फलतः हम इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। जब कार्बन 14 के माध्यम से यहाँ मिले इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इससे पहले ऐसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। फलतः हम इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह मनुष्य इस काल में दो मंजिले मकान, शौच की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, यातायात के लिए इक्का गाड़ी और रोड की व्यवस्था, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह की व्यवस्था, प्रयोग और व्यवस्था करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह पढ़े और किस तरह पढ़ करके इस प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय इतिहास तथा विश्व इतिहास के माध्यम से हम सफलता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। इसके बाद रेगुलर क्लास में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा।